नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एक सेट पॉलिटी का लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। और अभी जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं आर्टिकल को लेकर के। तो हम जो है लगभग 465 आर्टिकल प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में हो चुके हैं। 465 आर्टिकल हम याद नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से लगभग मान के चलो कि 100 प्लस ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें याद करने जरूरी होते हैं, क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो लगभग कल जो हमने किया था वो 224 तक कर लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो 226 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं आज के पहले आर्टिकल का। पहला जो आर्टिकल है वो आपके सामने इस प्रकार से रहेगा, आर्टिकल 226 और यहाँ पे आर्टिकल 231। तो आर्टिकल 226 में क्या बताया गया है वो हमें देखना है, और आर्टिकल जो है ये 231 के अंदर क्या बताया गया है ये भी हमें देखना है। आर्टिकल 226 में वर्णन किया गया है हाई कोर्ट के बारे में, यानी जो हाई कोर्ट होते हैं वो क्या काम करेंगे, रिट जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है। कब रिट जारी करता है, जब भी किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के फंडामेंटल फंडामेंटल राइट का जब हनन होता है या उसे अपने अधिकार से वंचित रखा जाता है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में कौन सा आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल 32 रहता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट वहां पे जारी होती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों को लेकर के रिट जारी करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ में जो कानूनी अधिकार है, जो लीगल राइट है, उसको लेकर के भी रिट जारी करते हैं। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 226 के तहत क्या आता है, हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। कवर हुआ। आर्टिकल 231 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 231 में यह कहा गया था कि जब हमारे संविधान के अंदर 7वां अमेंडमेंट हुआ था 1956 के अंदर, तो यहाँ पे आर्टिकल 231 में यह लिखा गया था कि 2 या 3 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे मान लो, अगर हम बात करें वर्तमान में कि वर्तमान में हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट आते हैं, तो वर्तमान में आपको पता होगा कि 25 हाई कोर्ट आते हैं। लेकिन राज्य कितने आते हैं, स्टेट जो रहेंगे, स्टेट तो आते हैं 28। यूटी कितनी आती है, तो यूटी आती है 8। टोटल कितने हुए, 36। लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं, 25। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 231 में बताया गया है कि 2 या 3 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे मान लो पंजाब और हरियाणा एक हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। उसी प्रकार से जैसे मान लो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो उसके अंदर में 4 स्टेट आते हैं। जैसे मान लो असम हो गया, इधर इसका हम ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड वगैरह हो गई, तो उसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आर्टिकल 231 क्या कहता है कि 7वां अमेंडमेंट 1956 को हुआ, और उसमें बताया गया कि आर्टिकल 231 में अनुसार कि 2 या 3 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो कवर हुआ। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और 231 के तहत यहाँ पे 2 या 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 233 में क्या बताया गया है और आर्टिकल 239 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 233 में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो जिला न्यायालय होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। जिला न्यायालयों का वर्णन किया गया है। जिला न्यायालयों का जो वर्णन रहेगा वो आर्टिकल 233 के अंदर रहता है। वैसे अगर हम बात करें एक राज्य की, तो जो हाई कोर्ट होते हैं ना, उनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 214 से लेकर के 233 तक, तो उनका वर्णन यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल 233 के बाद में किसका वर्णन रहेगा, तो वो आता है जिला न्यायालयों का वर्णन किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वर्णन है वो आर्टिकल 233 में। अनुच्छेद 239 में किसका वर्णन रहेगा, तो 239 में वर्णन किया गया है संघ राज्य क्षेत्र का। संघ
जो राज्य क्षेत्र है, कहने का मतलब जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी का वर्णन किया गया है, ठीक है ना यहाँ पे। यानी कहने का मतलब भारत में जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, उनका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, 239 के अंदर रहेगा। कहने का मतलब जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को या किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके नजदीक लगते यूनियन टेरिटरी के अंदर उसका प्रशासक नियुक्त कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी उस राज्यपाल को दी जा सकती है। आर्टिकल कौन सा है, 239 रहेगा। कवर हुआ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 248 दोनों के अंदर क्या बताया गया है वो हमें देखना है। आर्टिकल 243 में जो वर्णन किया गया था, देखो आपको पता होगा, एक तो था पंचायती राज, पंचायती राज, इसे जोड़ा गया था संविधान के भाग नंबर 9 के अंदर। और दूसरा इसी के अंदर आता है जो शहरी स्वशासन है, या मैं कह दूं कि जो शहरी निकाय है, इसे जोड़ा गया था संविधान के भाग नंबर 9 कै में जोड़ा गया था। लेकिन इनके लिए जो आर्टिकल रहेंगे वो आर्टिकल 243 रहेंगे। यानी अगर पूछे कि पंचायती राज को कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था, तो 243 के अंदर जोड़ा गया था। शहरी निकाय भी कौन से आर्टिकल में आता है, 243 के अंदर आता है। अब पंचायती राज को पहली बार कब जोड़ा गया था, तो आपको पता होगा कि 1992 का ये अमेंडमेंट रहेगा, वहां पे पारित होता है। और 1993 के अंदर जो पंचायती राज है ये पूरे भारत में एक साथ लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 248 248 में क्या बताया गया है, 248 के अंदर वर्णन किया गया है अवशिष्ट शक्तियों का, अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का। ये अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारे संविधान के अंदर जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक संघ सूची आती है, दूसरी राज्य सूची आती है, और तीसरी समवर्ती सूची आती है। संघ सूची के अंदर जो कानून बनाती है वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और राज्य सूची के अंदर जो कानून बनाती है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और इसके अलावा जो समवर्ती सूची है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बनाती है। अगर कोई ऐसा विषय जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सूची के अंडर में भी ना आता हो और समवर्ती सूची के अंडर में भी ना आता हो, तो उस सब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, अवशिष्ट शक्तियों के अंदर रखा गया है। और इस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में रहेगी, संसद यानी पार्लियामेंट के पास में रहेगी। तो आर्टिकल 248 में किसका वर्णन है, अवशिष्ट शक्तियों का। ये प्रावधान कहां से लिया गया था, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कवर हुआ। आर्टिकल 243 पंचायती राज का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिकल 249 और आर्टिकल यहाँ पे 266। 49 जो रहेगा, ये जो राज्यसभा है इसका जो काम आता है, तो राज्यसभा क्या काम कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर, राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कह सकती है, कानून बनाने के लिए कह सकती है। किसको, पार्लियामेंट यानी संसद को कह सकती है। कौन कह सकती है, राज्यसभा। आर्टिकल कौन सा है, 249। राज्य सूची का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने के लिए किसी एक विषय के ऊपर ये कह सकती है राज्यसभा, किसको, यहाँ पे संसद यानी पार्लियामेंट को। कवर हुआ। आर्टिकल 266 266 में किसका वर्णन किया गया है, देखो 266 के अंदर जो वर्णन रहेगा वो भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है, संचित निधि का वर्णन किया गया है। संचित निधि का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका वर्णन किया गया है। कौन सा आर्टिकल है, 266। मतलब क्या हुआ, ये भारत की संचित निधि होती है और जितना जो पैसा आता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो टैक्स के रूप में आता हो,
चाहे वो जीएसटी के रूप में आता हो, सारा पैसा कहाँ पे इकट्ठा होता है? संचित निधि के अंदर इकट्ठा होता है। और सभी के जो वेतन भत्ते हैं वो यहीं से निकलते हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन है, जो सांसद होते हैं उनके वेतन भत्ते होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है, भारत के का वेतन होता है। सभी के जो वेतन निकलेंगे वो यहीं से निकलते हैं। तो आर्टिकल 266 के अंदर किसका वर्णन रहेगा? संचित निधि का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो ये था हमारा आर्टिकल 266 और ये था 249। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके सामने रहेंगे आर्टिकल 267 और आर्टिकल 280। 267 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन रहेगा आकस्मिक निधि का। इसमें किसका वर्णन किया गया है? आकस्मिक निधि का वर्णन आता है। इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फंड ऑफ इंडिया, इसका जो वर्णन रहेगा वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 267। कहने का मतलब ये जो आकस्मिक निधि होती है ना, इस पर पूरा नियंत्रण होता है। इस पर जो पूरा नियंत्रण है वो रहेगा किसका? भारत के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का इस पर पूर्ण रूप से क्या होता है? नियंत्रण होता है। यानी राष्ट्रपति की नजर में यहाँ पर 500 करोड़ से ज्यादा की राशि यहाँ पे रखी जाती है। जब भी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को अचानक कोई इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति अपने एक सिग्नेचर के साथ ही यहां से पैसे निकाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है। ठीक है ना। तो इस पर नियंत्रण होता है किसका? राष्ट्रपति का। आर्टिकल 280 में किसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो अगर पूछे कि वित्त आयोग का वर्णन, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आता भी है, तो आर्टिकल 280 के अंदर किसका वर्णन रहेगा? वित्त आयोग का। तो 267 में तो आता है आकस्मिक निधि। इससे पीछे वाला कौन सा आर्टिकल था? 266, उसमें वर्णन किया गया है भारत की संचित निधि का। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इसी प्रकार से हम लगभग आर्टिकल की जो सीरीज है कल भी कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद में कम से कम 2 सीरीज आर्टिकल की और बची है वो मैं करवा देता हूँ। फिर वही प्रैक्टिस सेट हम क्वेश्चन के लेकर के आएंगे पॉलिटी के पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो कल इसी प्रैक्टिस सेट के साथ में मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।